टेंशन यार, अपन ने यूनिट सेल पढ़ते टाइम एक टॉपिक मिस किया था, वो अपन कंटिन्यू करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल में अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल रिपीटिंग पैटर्न। क्या क्या? स्ट्रक्चरल रिपीटिंग पैटर्न। स्ट्रक्चरल रिपीटिंग पैटर्न होता है एक चीज का, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन खास यूनिट सेल को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अज्यूम करना कि ये तुम्हारा एक एटम है। ये एक एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ प्रॉब्लम इसमें? एज लेंथ, एज लेंथ म्हणजे काय सर? एज लेंथ आपण असं वापरणार आजच्या नंतर वर्ड एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब होता है साइड्स। एज लेंथ का मतलब क्या होगा? साइड्स। मतलब ये जो साइड्स है ना, साइड्स ऑफ अ क्यूब आर कॉल्ड एज एज लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? एज लेंथ। अब जो एक्स एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस में, जो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में उसको मैं ए बोलूंगा, जो वाई एक्सिस में है उसको बी बोलूंगा, जो जेड एक्सिस में तो मैं सी बोलूंगा। ये बात याद रखना है। ये क्या है? एक्सिस। और ये क्या है? डिनोशन। क्या क्या? एक्स एक्स एक्सिस पे डिनोशन, एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसको ए डिनोट करूंगा, ए डिनोट करूंगा। वाई एक्सिस पे है तो इसको बी डिनोट करूंगा, और जेड एक्सिस पे है तो इसको सी डिनोट करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब अपने पास चार ए हो गए। बोलो कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार। ऐसे चार बी हो गए और चार सी हो गए। समझ में आ रहा है? पर अपन एक पे ही फोकस करेगा। समझ में आ रहा है? जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको क्या बोलेंगे? ए। जो वाई एक्सिस पे होगा उसको क्या बोलेंगे? बी। जो जेड एक्सिस पे होगा उसको क्या बोलेंगे? सी। मतलब मैंने एज लेंथ को नाम दिया एज लेंथ। सर एज लेंथ मतलब क्या? एज लेंथ मतलब साइड्स। मैंने साइड्स को अपना नाम दिया ए बी सी। आज के बाद मुझे ये पता करना चाहिए कि ए मतलब एक्स एक्सिस वाला, बी मतलब वाई एक्सिस वाला, और सी मतलब जेड एक्सिस वाला। अब और एक टेक्निक देता हूँ। एज लेंथ इज इक्वल टू साइड्स। एंगल्स के बारे में बात करता हूँ। एंगल्स, तो एंगल्स है ना, तीन टाइप के होंगे। एंगल्स तीन टाइप के रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा। तो हिंट क्या देता हूँ मालूम है क्या? हिंट याद रखो, जो याद है ना उसी को अपन पलटते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हिंट याद रखो, हिंट हिंट। अल्फा किससे स्टार्ट होता है? ए से। ए फॉर अल्फा ना, तो अल्फा को क्या लिखेंगे? ए। बीटा किससे स्टार्ट होता है? बी, तो क्या लिखेंगे? बी। गामा किससे स्टार्ट होता है? जी, लेकिन उसको पकड़ेंगे सी। हिंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो एक टेक्निक बताता हूँ। ए और बी, ए और बी में मिसिंग कौन है? सी। तो सी फॉर गामा, इसके लिए ए और बी के बीच में क्या आएगा? गामा। बी और सी में मिसिंग कौन है? ए। ए मतलब अल्फा। ए और सी में मिसिंग कौन है? बी। बी मतलब, समझ में आ रहा है? अपन ने इधर क्या किया? एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में अपन ने एज लेंथ और एंगल्स पढ़े। एज लेंथ, सर एज लेंथ मतलब क्या? तो एज लेंथ मतलब साइड्स। अभी मेरा यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर मतलब इसको तीन एक्सिस है। 3D स्ट्रक्चर मतलब इसको कितने एक्सिस है? तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड। इसके लिए मैंने x को a, y को b, z को c अपने हिसाब से नाम दे दिया, और दोनों के बीच में कौन से एंगल होते हैं मैंने वो बता दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब अब अपन ने ये पढ़ा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पीछे पढ़ा यूनिट सेल क्या होता है, पढ़ा। यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं? चार। यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है? फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अपने को मालूम है। फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो एज लेंथ है ए बी सी, ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, तीन साइड है, तीन एंगल है, इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन किया पब्लिक ने। मतलब क्या सर? कभी अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा तीनों 90 रखा, ए बी सी तीनों इक्वल रखा, कभी अल्फा बीटा इक्वल रखा, गामा नहीं इक्वल रखा, कभी ए बी इक्वल रखा, सी इक्वल रखा, कभी ए बी सी तीनों इक्वल नहीं रखा, अल्फा बीटा गामा तीनों नहीं इक्वल रखा। ऐसे झोल कर करके इट वॉज ओनली पॉसिबल दैट 14 structures were made. 14 possible structures were invented. 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को इन्वेंट किया गया था। 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 14 ऐसे डायमेंशंस चेंज करके अलग 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 क्रिस्टल बनाया। कभी ए को बढ़ा लिया, कभी बी को बढ़ा लिया, कभी दोनों को इक्वल, कभी तीन को, ऐसा कर करके देयर वर ओनली 14 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, 14 से ज्यादा नहीं। आज के तारीख में भी अगर तुम लोग को 15वां स्ट्रक्चर मिला तो तुमको नोबेल प्राइज मिलने की संभावना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा बीटा गामा एंगल्स ए बी सी एज लेंथ, इन लोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देयर वर ओनली 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। समझा क्या? और इन्हीं 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ब्रेवियस लैटिस बोला गया। क्या बोला गया? ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस क्या होता है? ब्रेवियस, ब्रेवियस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ब्रेवियस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, याद रखना, जिसने ये इन्वेंट किया, इसके लिए उसको नाम दिया ब्रेवियस लैटिस। कभी कभी ऐसा भी पब्लिक बोलता है 14 ब्रेवियस लैटिस वर इन्वेंटेड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? अच्छा, अब ये 14 ब्रेवियस लैटिस वर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। इट वर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ए बी सी एज लेंथ है, अल्फा बीटा गामा एंगल्स है, इनको एडजस्टमेंट करके एकदम आंकड़ा लिख के दे रहा हूं। 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स वर इन्वेंटेड, जिनको कभी कभी 14 ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ब्रेविस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। क्यों उनको नाम दिया गया? क्योंकि उसने ये सब कारनामा किया। वो साइंटिस्ट का नाम है ब्रेवियस लैटिस। इसके लिए 14 ब्रेवियस लैटिस इन्वेंट हो गए। अब वो 14 ब्रेवियस लैटिस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में बांटे गए हैं। कौन से है? तो प्लीज ये नाम थोड़ा बताना। फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट टेट्रागोनल, नेक्स्ट फोर्थ क्या आया? मोनोक्लिनिक, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर फिर बराबर ना, साथ ही थे ना, हेक्सागोनल। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है जिनमें 14 ब्रेविस लैटिस पढ़ाया है। समझ में आ रहा है क्या? बता दो कैसे। टेक्स्ट बुक के राइट हैंड साइड पे तुम लोग देखो, टेक्स्ट बुक के राइट हैंड साइड में पिंक कलर में लिखा रहेगा, पिंक कलर में, पिंक बॉक्सेस में ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स रहेंगे। ढंग से देखना, पिंक में। समझ में आ रहा है? पिंक में कितना है? क्यूब, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। बराबर। उसके बाद एक ब्लू कलर का कॉलम रहेगा। बराबर। क्यूबिक में कितने लोग हैं? पढ़ो उधर। क्यूबिक में 1 2 3, कितना हुआ? 3। नीचे कितने हैं? 4। 3 और 3 कितना हुआ? 7। और नीचे कितना है? 7 और 2 9। बाद में नीचे 2, 9 और 2 11, और बाद में 1 1 1, मतलब 12 13 14। समझ में आ रहा है क्या? क्रिस्टल सिस्टम अलग। क्रिस्टल सिस्टम तुम्हारा पहला वाला बॉक्स है, पिंक वाला बॉक्स है, देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। सर 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 14 क्या है? ब्रेविस लैटिस। अरे पागल, ब्रेविस लैटिस अपन पढ़ चुके। क्या है ब्रेविस लैटिस? पढ़ो। सिंपल, आठ पीछे पढ़ा ना अपन ने। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? हाँ। अभी फिर भी उसमें से 3 जन का सिलेक्शन होता है, ध्यान देना। क्यूबिक सिस्टम, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम अभी इधर से एक्चुअली गया है। तो फर्स्ट
फर्स्ट वाला क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक सेल, इस पे अटेंशन, सिंपल क्यूबिक सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल आता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स आर प्रेजेंट, सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, याद रखना, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। सेकंड आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेकंड आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बोले तो BCC। इधर atoms are present at corners in addition to one atom in center, one atom in center। थर्ड face centered, face centered cubic cell FCC। इधर क्या आएगा, atoms are present at corners in addition half atoms at, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दिया है। पीछे जो अपने पास चार थे वो भी इनके जैसे ही थे, पीछे जो अपने पास चार थे वो भी इनके जैसे ही थे, SCC, BCC, FCC। लेकिन ये क्या थे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये क्या थे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद अपन ने थोड़ा प्रमोशन अपना किया, नॉलेज का प्रमोशन किया। यूनिट सेल में चार टाइप्स होते हैं, लेकिन अपन ने फिर यूनिट सेल को अलग अलग नाम दिया, ABC, एज लेंथ को अल्फा बीटा गामा, एंगल्स को, और उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके 14 स्ट्रक्चर्स बनाया। उन 14 स्ट्रक्चर्स को नाम दिया ब्रेविस लैटिस। उन 14 ब्रेविस लैटिस में 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम्स थे, ये 7 मेन क्रिस्टल सिस्टम्स है, और फिर ओ 4 में से इन तीनों का सिलेक्शन हो गया फाइनल लेवल पे। सिंपल क्यूबिक सेल, जिधर पार्टिकल्स किधर प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिधर किधर प्रेजेंट रहेगा, बॉडी में और कॉर्नर्स पे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिधर किधर प्रेजेंट रहेगा, फेसिस पे और कॉर्नर्स पे। अब मैं तुमको बहुत मूल्यवान चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान देना। कॉर्नर्स कितने होते हैं अपने पास, कॉर्नर्स पढ़ा था ना, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। फेसेस कितने होते हैं, 6, और एजेस कितने होते हैं, बराबर। ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, फेसेस कितने होते हैं, 6, और एजेस कितने होते हैं, 12। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। कॉर्नर्स पे है ना, कॉर्नर्स पे हमेशा, कॉर्नर्स पे सिर्फ 1/8 एटम रहता है। कॉर्नर्स पे कितना रहता है, 1/8 एटम। व्हाट डू यू मीन बाय 1/8 एटम, 1/8 एटम मतलब एक एटम ले लो, उसके कितने हिस्से करो, 2, 4, 6, 8, 8 हिस्से करो, और 8 हिस्सों में का एक हिस्सा रहेगा ना, 8 हिस्सों में का एक हिस्सा, उसको बोलेंगे 1/8। समझ में आ रहा है, 1/8 किसको बोलेंगे, 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा करो, वैसा टुकड़ा कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। कॉर्नर पे अखंड एटम प्रेजेंट नहीं रहेगा, एटम गोल होता है, उसको 4 टुकड़ों में नहीं 8 टुकड़ों में काटना। 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जैसा दिखेगा ना, सर कैसा दिखता है आपको मालूम है क्या, समवॉट ऐसा दिखता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कैसा दिखता है वो, एक स्लाइस की तरह दिखता है। कभी भी याद रखने का, कॉर्नर्स पे कैसा एटम प्रेजेंट रहता है, 1/8। बताता हूं, कॉर्नर्स पे 1/8 एटम, फेसिस पे आधा एटम प्रेजेंट रहता है। कैसा एटम प्रेजेंट रहता है, आधा, कटोरा प्रेजेंट रहता है, कटोरा। फेसिस पे आधा एटम प्रेजेंट रहता है, आधा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है। और बॉडी सेंटर, सेंटर में अगर बोला तो अखंड पूरा एक एटम प्रेजेंट है। ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने अभी लिए हैं, नॉलेज।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैं? कॉर्नर्स पे कैसे एटम प्रेजेंट रहते हैं? 1/8 एटम। फेसिस पे कैसे एटम रहते हैं? आधा एटम। और सेंटर पे कैसे रहते हैं? सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हो? ध्यान दो। फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब SCC। SCC क्या बोलता है? atoms are present at atoms are present at corners only. Atoms are present at corners only. Therefore total number of atoms, therefore total number of atoms कितने होंगे? वेरी गुड। कॉर्नर्स में कैसे एटम रहते हैं? 1/8। और ऐसे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ाया मैंने तुमको? तो इधर क्या आएगा? कट कट। इधर क्या आएगा? कट कट। और देयरफॉर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन SCC भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर देखो रे, इधर देखो, ये देखो, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? अभी एटम्स किधर प्रेजेंट रहेंगे इसमें ध्यान दो। ये कटोरे में प्रेजेंट रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे 8। एम आई प्रीटी मच क्लियर? सिंपल क्यूबिक सेल में कब से अपन गिरगिरा रहे हैं? एटम्स किधर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो मैंने तुमको पीछे बताया कि कॉर्नर पे कैसे एटम रहते हैं? 1/8। और मैंने तुमको ये भी बताया कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। क्यों बताया? समझा क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब 1/8 एटम रहेगा 8 कॉर्नर पे। समझ में आ रहा है? इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1/8 एटम इंटू 8 कॉर्नर। वैसा लिखू क्या? चलो वैसा लिखता हूँ। क्या लिखू सर जी? 1/8 एटम, 1/8 एटम इंटू 8 कॉर्नर्स। अभी क्लियर है? 1/8 एटम है, इंटू कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो 8 और 8 कट हो जाएगा और आंसर कितना बचेगा? 1। मतलब SCC में भले उन लोग 8 जगह पे फैले हुए हैं, अगर उनको ऐड करूंगा तो टोटल कितने एटम्स मेरे को खर्च करना पड़ेगा? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, सेकेंड, बॉडी सेंटर्ड। ध्यान दो प्लीज। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब BCC। BCC के बारे में क्या इंफॉर्मेशन तुमको मालूम है? BCC, atoms are present at corners in addition to one at center, to one at center। मतलब क्या? वेरी गुड। therefore total number of atoms, therefore total number of atoms will be equal to क्या आएगा? कॉर्नर्स पे कितना आएगा? 1/8 इंटू 8 प्लस ये कॉर्नर वाला हो गया, इन एडिशन टू 1 एट सेंटर। सेंटर में कितना एटम रहता है? 1। और सेंटर मतलब अखंड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर कितना आएगा? 1। कट कट करके कितना आएगा? समझ में आ रहा है क्या? therefore total number of atoms, therefore total number of atoms in BCC will be 2। ये 2 कैसा आया समझा क्या? 1/8 इंटू 8 कट कट करके क्या होएगा? 1। और 1 प्लस 1 क्या होएगा? 2। एम आई वेरी मच क्लियर? सर इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो ये देखो, ओके ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर में हो गए और बीच में एक अखंड आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कॉर्नर के 8 मिला के 1 और बीच का 1। तो अगर मेरे को खर्चा करना रहेगा तो BCC पे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2।
समझ में आ रहा है? नाउ द लास्ट वर्ड एफसीसी। एफसीसी इधर क्या आएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इधर आएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मालूम है? एटम्स आर प्रेजेंटेड, क्या मालूम है? एटम्स आर प्रेजेंटेड एट कॉर्नर्स एंड एट द फेसेस of cube, at the faces of cube. Therefore total number of atoms, therefore total number of atoms कैसे रहेंगे? 1/8 into 8 कॉर्नर प्लस हाफ इंटू 6, बराबर की नहीं? हाफ क्यों? कि फेसिस पे कितने रहते हैं? आधे। ऐसे फेसिस कितने हैं? 6। समझ में आ रहा है? यस। Therefore, total number of atoms. Therefore, total number of atoms in FCC equal to 4, 1 plus 3. समझ में आ रहा है? सर इसका स्ट्रक्चर बताओ ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? 1 2 4 5 7 8, बराबर। 1 2 3 4, पीछे 5, आगे। समझ में आ रहा है क्या? इसके कितने आएंगे? 1 कॉर्नर्स के 1, और इसमें आएंगे 3, और 1 plus 3 क्या आएगा? ये बात आज के बाद तुमको पेटी पैक याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? पेटी पैक क्या दिख रहा है क्या? ये नंबर ऑफ एटम्स इन सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। समझ में आ रहा है? एससीसी में कितना रहेगा? 1। पीसीसी में कितना रहेगा? 2। और एफसीसी में कितना रहेगा? 4। क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन आगे के डेरिवेशन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीसी में कितना एटम रहता है? 1, कैसे बताया? बीसीसी में कितना रहता है? 2, कैसे बताया? एफसीसी में कितना रहता है? 4, कैसे बताया? समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? वी आर इंटरिंग इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, सुबह ने अभी जो 3 डेरिवेशंस मैं तुमको बता रहा हूँ, पे अटेंशन यार। ये 3 डेरिवेशंस आने वाले अपने पास, 3 डेरिवेशंस। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। ये जो डेरिवेशंस लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेशंस कौन सा? फर्स्ट एस सी, सेकेंड बी सी, थर्ड एफ सी। कुछ भी नहीं आया ना पेपर में, कुछ नहीं आया ना, तो कंफर्म ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए आता ही जाता है। सॉलिड स्टेट से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ मुझे पूछना है पूरे सॉलिड स्टेट में से, पूरे सॉलिड स्टेट मधून जर मला काय विचारायचं असेल तर मी हे 3 डेरिवेशंस पैकी कुठला तरी एक डेरिवेशन, ये तीनों डेरिवेशंस में से कौन सा तो एक डेरिवेशन पूछते हैं। यूजुअली दे गो फॉर बीसीसी एंड एफसीसी। का डायग्राम थोड़ा टफ है। अगर सॉलिड स्टेट में से कुछ इंपॉर्टेंस करना है तो ये, मतलब पूरे चैप्टर का कोर, पूरे चैप्टर का दिल ये 3 डेरिवेशन है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी क्या होता है वो पीछे पढ़ाया, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे पढ़ाया। तो सर एग्जैक्टली ये डेरिवेशंस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये डेरिवेशंस में अपन पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। सर व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी? अभी पैकिंग एफिशिएंसी अपना एक बेस्ट एग्जांपल, ट्रिप पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो यूजुअली बॉयज कैसा बैग भरता है? सब ऐसा रोल करता है, घुसेड़ देता है, रोल करता है, दबा देता है। समझ में अपने को कैसा लगता है? दबाने से ज्यादा कपडा अंदर बैठेगा, आपल्याला मॅनेजमेंट नसते, समजलं ना? ह्याचा ब्रश त्याला, त्याचा ब्रश त्याला, आपण यूजुअली बॉयज ऐसाच करताय। हाँ, बट गर्ल्स में कोई कोई गर्ल्स एक सिस्टमॅटिक वे से प्रॉपर फोल्ड करणार। हाँ बाबा चला रात्री हे कपडे घालायचे, तुझं सकाळी, मतलब एक ऑर्गनाइज्ड वे में बॅग पॅक करताय। आपल्याला काय, हाँ फक्त पॅन्ट चेंज करायची, शर्ट तेच घालायचं, किंवा शर्ट चेंज करायचं, आपण ऐसा यूजुअली बोलताय। गर्ल्स थोडा और म्हणजे काय,
बोलने का ट्रिप पे मत जाओ। बोलने का क्या है कि बैग, तुम लोग को भी सेम बैग दिया है, तुम लोग को भी सेम बैग दिया है। अभी वो पर्टिकुलर बैगों में कौन अच्छे से कपडे रचा सकता है, इज कॉल्ड एज पॅकिंग एफिशियन्सी. तुम्हाला एक गोष्ट दिली आहे, तुम्ही किती इझिली किंवा किती चांगल्यापणे त्या गोष्टीचा वापर करू शकता, कितने अच्छे से चीजों को स्टैक पैक कर सकते हो, इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी. कभी कभी ये ऐसा बॉक्स दे दिया, अभी बॉक्स में बॉल्स रखने बोले तो 1 2 3 4, देखो ना कितना जगह वेस्ट हो रहा है. बॉक्स में ट्राइंगल रखने बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो ना ये जगह. तो बॉक्स में क्या जाएगा, हाँ सिर्फ बॉक्स बॉक्स रखने बोलो, बॉक्स बॉक्स रखने बोलो, बॉक्स बॉक्स रखने बोलो तो मजा आएगा, ज्यादा जगह होएगा. इसके लिए यूजुअली जब पैकिंग वाले होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बॉक्स कंसेप्ट ही क्यों आया, क्योंकि बॉक्स में कभी भी ज्यादा सामान, मेरी अंदर की चीज गोल रहेगी, फिर भी उसको मैं क्या करूंगा, बॉक्स में पैक करूंगा. क्योंकि अगर मैं गोल चीज डालूंगा किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई होएगा क्या, नहीं. और पैकिंग के बॉक्स, ये कंसेप्ट किधर से आया समझा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी. एम आई प्रीटी मच क्लियर. व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी सर? तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, किसका, और अ परसेंटेज, या परसेंटेज है किसका, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड का. याद है अपन ने आयोनिक इक्विलिब्रिया किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किया था, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, कितना मार्क्स मिला, ये कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना मार्क्स मिला अपॉन टोटल इनटू 100. वेरी गुड. सेम इज पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तुम, मेरे पास टोटल कितनी जगह है, इनटू 100 विल गिव मी पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी समझा क्या रहता है, क्लियर है. नाउ मैं क्या बोलता हूँ, सर ये डेरिवेशंस तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है ना, तो मैंने एक अपना पेटेंट बना लिया है, 5 स्टेप, सबके लिए वही अप्लाई करेंगे. 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स, समझा क्या, याद रखना, पेटेंट स्टेप्स. स्टेप्स फॉर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, स्टेप्स फॉर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ध्यान देना. ओके. स्टेप 1, रेडियस ढूंढना पड़ेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर. स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्टेप 3, टोटल वॉल्यूम ऑफ. स्टेप 4, पैकिंग. स्टेप 5, वॉइड एफिशिएंसी. ये 5 पेटी पैक स्टेप्स है, ये 5 पेटी पैक स्टेप्स है. स्टेप 1 क्या है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर. स्टेप 2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. स्टेप 3 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. स्टेप 4 क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी. स्टेप 5 क्या है, वॉइड एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना पैक किया है, वॉइड एफिशिएंसी, वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह, वॉइड मतलब खाली जगह. एम आई प्रीटी मच क्लियर. चलो, let's shift ourselves to the first important derivation, simple cubic cell. बोले तो SCC, समझा गया, सिंपल क्यूबिक सेल, बोले तो SCC. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, सिंपल क्यूबिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो, सिंपल क्यूबिक सेल में 1 2 4 3 ऐसे अटैच किए, एकदम सर्कल परफेक्ट है. समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसे सर्कल, ठीक है. इसमें एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें क्या बना रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ. इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ, इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ, इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ, इसका सेंटर इसके सेंटर.
किसी को कुछ प्रॉब्लम डायग्राम में? ओके, अब स्टेप 1, प्लीज पे अटेंशन हियर। स्टेप 1 क्या ढूंढना है? स्टेप 1 क्या था? वेरी गुड। स्टेप 1 क्या था? रेडियस ऑफ स्फीयर। स्टेप 1 क्या था? रेडियस ऑफ स्फीयर। याद रखना, रेडियस ऑफ द स्फीयर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ होता है। एज लेंथ, एज लेंथ म्हणजे ए बी सी, क्यूब रहता है क्यूब, मतलब सभी एज लेंथ इक्वल रहेगा तो मैं सभी को ए मानता हूँ। तो मेरे को बताओ इधर ए क्या रहेगा? ये पूरा बॉक्स बराबर ना, ये पूरा क्या रहेगा? ए। और अगर सर्कल वाइज देखा तो ये पार्ट क्या रहेगा? आर, ये पार्ट क्या रहेगा? आर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ द स्फीयर ए विल बी इक्वल टू 2r? अरे ए विल बी इक्वल टू 2r, पर मुझे क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी ए अपॉन 2। तो कुछ प्रॉब्लम? रेडियस क्या हो गया? ए अपॉन 2। पक्का? चलो स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? वेरी गुड। स्टेप 2 क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कैन एनीवन टेल मी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वेरी गुड। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। बराबर, अपने पास आर नहीं था लेकिन आर मिल गया, समझा? आर क्यूब अपन ने ढूंढा ठोको, तो क्या आएगा? 4 अपॉन 3 पाई, आरच्या जागे काय येणार? ए बाय 2 द होल क्यूब। याला सॉल्व करा रे। 4 अपॉन 3 पाई, ए चा क्यूब काय येणार? ए क्यूब। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। जो कट्टा है कटना है, बचना है बचना है। 4 1 जा 4 2 जा, मग खालती काय येणार भाई? पाई ए क्यूब अपॉन 6। कोणाला काय प्रॉब्लेम? चल रे स्टेप 3 बोल। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स लिखो। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल भी अपना एक क्या है? स्फीयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल में मैं लिखता हूं सिंस इट इज अ सिंपल क्यूबिक सेल, सिंस इट इज अ सिंपल क्यूबिक सेल, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? हेलो, एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना था? समझा क्या? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी, तो इधर क्या लिखो? देयरफॉर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू पाई ए क्यूब अपॉन 6। का आंसर क्या आएगा? वही जाएगा, बराबर कि नहीं? पाई ए क्यूब अपॉन 6। कोना लगा प्रॉब्लम? ये दोनों सेम क्यों आया? क्योंकि अपन ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? पीसीसी में फर्क दिखेगा क्योंकि किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2। एफसीसी में किसके साथ? 4। क्या गया? क्लियर है? पहला स्टेप क्या है? रेडियस। दूसरा स्टेप क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आर नहीं था तो अपन ने आर ढूंढा, वैल्यू डाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला। अभी टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब जितने, ये एक का हो गया। ऐसे टोटल कितने हैं? अभी एक्चुअली एसटीसी में एक ही है, इसके लिए आंसर रिमेन्स द सेम। स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। स्टेप 4 क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स in unit cell upon total volume of unit cell upon total volume of unit cell into 100। मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना? बाय ए क्यूब अपॉन 6 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा रहता है अपना? क्यूब। ये तो अंदर के पार्टिकल्स हुए, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसा रहेगा? यूनिट सेल क्या रहता है अपना? क्यूब रहता है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। साइड अपना क्या है? ए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट कितना रहेगा? ए क्यूब। इसको नहीं समझा? क्लियर है क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मध्ये काय बोलतायत? न्यूमरेटर मध्ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, तो कितना हो गया ये? पाई ए क्यूब अपॉन 6
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा रहता है अपना, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, तो इधर क्या आएगा ए क्यूब इंटू क्या आएगा 100, जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो, क्या आएगा ए क्यूब कट, तो बचेगा क्या पाई अपॉन 6 इंटू 100, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, पाई अपॉन 6 इंटू 100 अपॉन डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, कितना आएगा 52.36, 52.36 परसेंटेज, 52.36%। और बाद में स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 क्या था, वॉइड एफिशिएंसी। व्हाट इज वॉइड एफिशिएंसी एनीवन, पैकिंग उतना हुआ तो वॉइड कितना रहेगा 100 माइनस पैकिंग, therefore void efficiency is equal to 100 minus packing efficiency, 100 minus 52.36 कितना आया 47.64%। ये समझ लो, कोना लगा प्रॉब्लम, सिंपल क्यूब वाला इजी है, पीसीसी और एफसीसी में प्रॉब्लम आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, पक्का, चलो करो, पीसीसी शिकू है। स्टेप 1 क्या है एवरीवन, स्टेप 1 रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी इधर डायरेक्ट तुम्हें रेडियस ऑफ स्फीयर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एज लेंथ है ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ध्यान दो इधर, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ ई डी, दिख रहा है क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ ई डी कौन 90 है, एफ ई डी 90 है, हेलो, ये देखो जो येलो वाले है ना, येलो वाले वो प्रॉपर क्यूब है, क्यूब के साइड्स है, वो प्रॉपर क्या है क्यूब के साइड्स। ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ना व्हाइट, वो मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन ऑलवेज किस में रहता है, डॉटेड लाइंस में। ये जो येलो सॉलिड लाइंस है वो क्यूब के एक्चुअल लाइंस है, और ये जो ये व्हाइट है ना, व्हाइट वो कंस्ट्रक्शन वाले लाइंस है, समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ ई डी लिया, किधर दिख रहा है क्या, एफ ई डी, ये एफ ई डी में एफ तो कटेला है आधा, डी भी कटेला है आधा, और ये क्या है पूरा 90, तो मुझे वो बताना इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल ट्राइंगल एफ ई डी में 90 कौन है, ई। क्यों 90 चाहिए, ट्राइंगल में 90 क्यों चाहिए रहता है, एक ही काम करने के लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या आएगा, ई 90 है तो 90 के अपोजिट एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, क्या बोला रे, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, एफ डी को वैसा ही रखूंगा, एफ डी को वैसा ही रखूंगा, एफ ई तो पूरा एक मेरा साइड है, और मैं साइड को क्या लिखता हूँ ए, तो एफ ई मतलब ए, और एफ ई स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अरे ईडी भी मेरा साइड है, तो ईडी भी क्या आएगा ए, और इसका भी स्क्वायर, therefore fd square is equal to 2a square। कुछ मिला ही नहीं। नेक्स्ट के बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ ए डी 90 डिग्री कौन है बताओ, एफ ए डी, डी 90 डिग्री है, वेरी गुड। इन राइट एंगल ट्राइंगल एफ ए डी, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, अरे हाँ कि नहीं, ए डी एफ कितना हुआ 90 डिग्री, एफ ए डी
एफ पीछे है, डी आगे है, क्रॉस है, दिख रहा है क्या? एफ पीछे के साइड है, डी आगे के साइड है, क्रॉस है। हाँ, ये डी 90 है। मारो पाइथागोरस। ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वेअर, बराबर की नाही? एफ ए डी मध्ये डी 90 आहे, तर त्याच्या अपोजिट हायपोटेन्यूज एफ ए स्क्वेअर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वेअर प्लस, अरे ए डी, therefore AF square is equal to FD square। FD स्क्वायर में क्या आएगा? 2A स्क्वायर प्लस AD। AD क्या है? AD एक साइड है, तो इधर क्या आएगा? A स्क्वायर। therefore AF स्क्वायर इज इक्वल टू 3A। FD स्क्वायर क्यों ढूंढा था? अभी भी रेडियस नहीं मिला है। पहले स्टेप में रेडियस कितना है? अभी फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर AF कितना होता है? AF 1R, 2R, 3R, 4R, बराबर की नहीं? वापिस देखो, ऊपर का पट्टा छोड़ो, सिर्फ रेडियस देखो, रेडियस तो कितना आएगा? A से, बराबर की नहीं? दिख रहा है कि नहीं? दिखाओ, ये देख, 1R इधर से लेके इधर, इधर से लेके ये सेंटर तक दूसरा R, ये सेंटर से लेके इधर तक तीसरा R, इधर से लेके F तक चौथा R। दिखा क्या? 4R। हाँ, तो AF कितना आएगा? AF इज इक्वल टू 4R। इधर से चाहिए तो AF बाजू में रखो, तो AF क्या आएगा इधर से? अंडर रूट 3A स्क्वायर, बराबर। तो AF क्या आएगा इधर से? अंडर रूट 3A। किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन कोणाला है नाही समजलं? AF स्क्वायर था, स्क्वायर वो साइड डाला तो क्या आएगा? अंडर रूट 3A स्क्वायर। रूट 3 का 3 वैसा रहेगा, A स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा क्या? A। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो 1 एंड 2 से क्या आएगा? 4R इज इक्वल टू रूट 3A, and therefore R is equal to रूट 3। इधर जाके मुझे क्या मिला समजलं? पहिला वाला रेडियस खूप इझी होता, सेकंड वाला रेडियसला पहिला मी एक ट्रायंगल घेतला, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, समझा दूसरे ट्रायंगल में FD आ रहा है, इसके लिए वो इसमें डाला और फिर फिगर से कंपेयर किया। एम आई प्रीटी मच क्लियर? रेडियस क्या मिला है? रूट 3A/4। स्टेप 2 क्या रहेगा? अभी सब सिंपल और नॉर्मल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चलो बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी फटाफट बताओ। therefore वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है? 4/3 पाई R क्यूब। अपने को मिल गया ना रेडियस, कितना था रेडियस? रूट 3A/4 का क्यूब, बराबर। तो 4/3 पाई रूट 3 का क्यूब, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू रूट 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 इंटू A क्यूब अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो। 3 3 कट, 4 1 जा 4 1 जा 2 कैरियर, 4 3 4 6 जा 24। क्या बचा? पाई रूट 3A क्यूब अपॉन 16। किसी को कुछ प्रॉब्लम? स्टेप 3 क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या लिखूंगा इधर? बोलो। सिंस इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, since it is body centered cubic cell, the total number of particles is 2। the total number of particles कितना है? is 2। therefore total number of particles, therefore total number of particles is equal to 2 into ये वाला डायग्राम, बराबर की नहीं? हेलो, बराबर ना?
उधर भी अपन 1 से मल्टीप्लाई किया था। ये कितने के लिए होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, एक ही स्पीयर। अभी एससीसी में कितना स्पीयर था? एक ही था, तो दोनों सेम आया। इधर ये कितना स्पीयर है? एक, लेकिन बीसीसी में पार्टिकल्स कितना है? तो 2 से मल्टीप्लाई। हाँ कट होगा, 2 1 जा 2 8 जा। इसके लिए तो मैं बोला लास्ट में फर्क दिखेगा। कितना आएगा इधर? पाई रूट 3 ए क्यूब। ए का झालं स्टेप 3। स्टेप 4 बताओ। स्टेप 4 पैकिंग एफिशिएंसी। अपने स्टेप ही इतने कड़क है कि डायरेक्ट आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? शॉर्ट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम, तुम लोग पूरा पूरा लिखो रे, वॉल्यूम occupied by particles on the board everyone. Volume occupied by particles in unit cell upon total volume of unit cell upon total volume of unit cell into 100। बताओ क्या आएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? पाई रूट 3 ए क्यूब अपॉन 8 अपॉन, ये तो चेंज ही नहीं होएगा। अरे क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होएगा। ए क्यूब कट, तो बचेगा क्या? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 68%। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा? 60। समझा क्या? इधर क्या आएगा? स्टेप 5। स्टेप 5 क्या आएगा? वॉइड एफिशिएंसी। वॉइड एफिशिएंसी निकलना आएगा ना। void efficiency is equal to 100 minus packing efficiency is equal to 100 minus 68 is equal to, क्या पता चला रे? एससीसी में कितने पैक कर रहे थे? एससीसी में कितने अच्छे से पैक कर रहे थे? 52%। हाँ, बीसीसी में कितना हो गया? 68 अच्छे से। मतलब अपन ज्यादा अच्छे से पैक किस में कर रहे हैं? बीसीसी में। एफसीसी में और अच्छे से करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम?